और मैं कांसा मिश्रा छत्तीसगढ़ के साथ साथ समूचे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आज के विषय में अपना मत रखना चाहूँ। आजादी की लौ तो 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराए। आजादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आजादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े हो जाना या वंदे मातरम, भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये इसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती। क्या हमारे राष्ट्रवाद इतना सकीन है जो क्रिकेट के मैदान से लेकर सिनेमा घर में बजने वाले राष्ट्रगान तक सीमित है? नहीं, राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर जो भाव मन में आता है वो है देशभक्ति। अपने परिवार, समाज और देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। अधिकारों के पूर्व कर्तव्य प्राणियता का भाव मनने वाला है देशभक्ति। धन लोलुपता को पछाड़ कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। हमारा ये देश पहले ही शहीदों की लहू से सिंचित किया जा चुका है। अब उसे सरहद पर बहते हुए खून की नहीं बल्कि हर एक नागरिक के नसों में उनकते खून की आवश्यकता है। इसे आवश्यकता है एक नए पौध की जो भले ही बलिदान न हो, लेकिन उसका एक एक फल, एक एक फूल देश के चरणों पर अर्पित। यही कल्पना और यही संकल्पना का नाम है देशभक्ति। और यूं कहा जा सकता है कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति और देशद्रोही के जीवन में आने वाला हर तूफान है देशभक्ति, ताकि एक देशद्रोही भी समझ सके कि अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। भाईचारा से रहना है तो रह इस जमी पर, वरना तेरी कब्र भी यही है और यही कब्रिस्तान तेरा है, यही कब्रिस्तान तेरा है। हमारा ये देश विभिन्न वर्गों से मिलकर बना हुआ है। जो एक विशेष वर्ग मेरे जहन में आता है वो है किसान वर्ग। वही किसान जिसके कच्चे घर की छत टपकती है लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ मांगता है। दुष्यंत कुमार जी के लफ्जों में कहूँ तो वही किसान जिसके खेत में फसलों की जगह भूख उगती है, और जब जब किसी किसान के खेत में फसलों की जगह भूख उगने लगी तब तब उस किसान ने शहर में नौकरी कर। ये बात चिंता का नहीं वरन चिंतन का विषय है कि जो रास्ता गांव से शहर की ओर रोजगार हेतु जाता है, वो रास्ता शहर से गांव की ओर विकास हेतु क्यों नहीं आ सकता? हमारा दूसरा विशेष वर्ग है युवा वर्ग। वो युवा जिसे अपनी पीठ पर लाद कर लानी थी अतीत की उपलब्धियां, वो युवा जिसे वर्तमान की तोड़ देनी थी हथकुंठा, वो युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी राष्ट्र निर्माण और समाज की आशाओं को जोड़ कर रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से ऑनलाइन हृदयों को भावनाओं की इमोजी भेज रहा। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां शाम को मदर इंडिया देखने के बाद रात में अपनी पत्नी को पीटते हैं, जहां अपनी बहन को कॉलेज छोड़कर कॉलेज के बाहर खड़ी दूसरों की बहन पर नजर डालते हैं, जहां अश्लील तस्वीरें अपनी मोबाइल पर रखकर अपनी पत्नी को 7 इंच की घूंघट में छुपा कर रखते हैं, जहां अपनी माँ के हर काम को ना बोलकर उन्हें ना बोलने वाले के मुंह पर एसिड करने के उद्देश्य से घर से निकलते हैं। और यही कारण है कि महिला असुरक्षा के मामले में हम चौथे स्थान पर बदस्तूर कायम। इस समाज में महिला को आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो महिला बेलन चला सकती है वो बेशक मानिए कलम भी चला सकती है और सरकार भी चला सकती। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और जहाँ भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही असली राष्ट्र धर्म है और यही सीधे तक हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं अपितु ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा, जब बड़े बड़े सपने देखने के लिए भरी गोरी जेबों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाणक्य जी कहते हैं कि राष्ट्र का उदय और अस्त दोनों ही शिक्षक के हाथ में होता है।